हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 7 दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा गीतिका कोल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र यानी बैटलफील्ड कौन है, तो वो है सियाचिन। तो इसी सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? गीतिका कोल बनी है। तो उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और अब उनकी फाइनली नियुक्ति कर दी गई है। दोस्तों, बात करें अगर हम सियाचिन ग्लेशियर की, तो यह पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये किस रेंज में स्थित है? तो ये पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। दोस्तों, यहाँ का जो तापमान है वो -50 डिग्री तक पहुंच जाता है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये बन सकता है कि सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह लद्दाख में स्थित है। सियाचिन जो है वो काफी सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाद का मुद्दा बना हुआ है। दोस्तों, अब आप इस मैप को देखिएगा। इस मैप में जम्मू कश्मीर ये है, ये वाला भाग जो है ये जम्मू कश्मीर वाला भाग है, ये है लद्दाख वाला भाग। तो दोस्तों, लद्दाख वाले भाग में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। तो इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। 2023 की प्रथम महिलाएं डिस्कस करते हैं। तो भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? कंचन देवी। भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप यानी एडीसी कौन बनी है? मनीषा पाढ़ी बनी है। देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? दिशा नायक। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? रायना वर्नाबी। जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन है? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन है? पूजा देवी। आईसीसी मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन है? किम कॉटन। भावना कांत भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट हैं। और एम बीरा लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज हैं। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट हैं। और चंद्राणी मुर्मू देश की सबसे युवा सांसद हैं। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील हैं। और हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रथम महिलाएं हैं इनको आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF भी मिल जाएगी और इसके अलावा जो भी और महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। आप हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा या फिर प्ले स्टोर से स्टडी कर सर्च करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो ऐप पर आपको क्या क्या मिलेगा? तो हमारे ऐप पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, इसके अलावा जो क्लास के PDF नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। डेली क्विज भी यहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं हमारे ऐप पर। तो ऐप को एक बार आप डाउनलोड जरूर करिएगा। दोस्तों, नवंबर माह की जो ई बुक है करंट अफेयर्स की वो अब आपको ऐप पर मिल जाएगी या फिर हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो अगर आप वेबसाइट से इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप डायरेक्ट इसको प्राप्त कर सकते हैं या फिर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से इसको प्राप्त कर लें। तो क्वेश्चन है, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा लाल दुहोमा। तो जो लाल दुहोमा है वो अब मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। कुछ समय पहले मिजोरम में विधानसभा के इलेक्शन हुए थे। तो विधानसभा इलेक्शन में जोराम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी ने बहुमत हासिल किया है, यानी 40 सीटों में से 27 सीटें जीती हैं। तो लाल दुहोमा जो है वो 8 दिसंबर को चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ले सकते हैं। मिजोरम में 40 विधानसभा सीटें हैं
जिसमें बहुमत का आंकड़ा 21 है। लालदोहोमा चीफ मिनिस्टर के रूप में जोरामथंगा का स्थान लेंगे, यानी अभी तक मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे जोरामथंगा, लेकिन अब उनके स्थान पर लालदोहोमा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बात करें अगर हम जोराम पीपुल्स मूवमेंट की, तो जेडपीएम की स्थापना 2017 में की गई थी। 2019 में यह रजिस्टर्ड पार्टी बनी थी। पूर्व संसद सदस्य लालदोहोमा के नेतृत्व में 6 क्षेत्रीय दलों का यह गठबंधन है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं लालदोहोमा। दोस्तों, लालदोहोमा के बारे में एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। 1988 में दल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले पहले लोकसभा सांसद कौन है? लालदोहोमा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। बात करें अगर हम मिजोरम की, तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है मिजोरम। कैपिटल इसकी आइजोल है। इसका गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। राज्यपाल हैं कंभमपति हरिबाबू। इसकी सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और मणिपुर से भी लगती है। हिमालयन सीरो मिजोरम का राजकीय पशु है। दोस्तों, मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन है। यहाँ पर 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान और मुरलैंड राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान आप याद रखिएगा। दोस्तों, ये आप पूर्वोत्तर भारत का मैप देख सकते हैं। यहाँ पर स्थित है मिजोरम। तो मिजोरम की कैपिटल जरूर याद रखिएगा, क्या है? आइजोल है। चलिए मिजोरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो एंथूरियम महोत्सव अभी हाल ही में मिजोरम राज्य में ही मनाया गया है। दक्षिण माऊबुआंग मिजोरम का पहला ओडीएफ प्लस गांव बना है। मिजोरम विधानसभा ने इस साल समान नागरिक संहिता के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था। मिजोरम में कुछ समय पहले उड़ने वाली गेको यानी एक प्रकार की छिपकली होती है, उसकी एक नई प्रजाति मिली है जिसका नाम गेको मिजोरामेंसिस रखा गया है, यानी मिजोरम के नाम पर रखा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पंजोखरा गांव का नाम बदलकर पंजोखरा साहिब कर दिया है? आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो अभी हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि उसने पंजोखरा गांव का नाम बदल करके पंजोखरा साहिब कर दिया है। दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा इसकी मंजूरी भी दे दी गई और फिर इसके बाद हरियाणा की गवर्नमेंट के द्वारा एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो अब जो पंजोखरा गांव था वो पंजोखरा साहिब बन गया है। पंजोखरा साहिब एक ऐतिहासिक गांव है क्योंकि यहाँ पर एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है जिसका नाम है पंजोखरा साहिब। तो सिखों के 8वें गुरु श्री गुरु हरिकिशन साहिब जी की यहाँ पर चरण स्थली है, तो इसलिए यह गांव बहुत ही ऐतिहासिक हो जाता है। 2023 में बदले गए कुछ प्रमुख नाम डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का नाम बदल करके चंद्रनगर किया गया है। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान हो गया है। भोपाल के इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर किया गया है। इसके अलावा राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन जो कि दिल्ली में है, इसका नाम कर्तव्य पथ किया गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन चुका है। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस किया गया है। रायबरेली में एक हॉकी स्टेडियम था जिसका नाम रानी रामपाल के नाम पर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ किया गया है। चर्चगेट रेलवे स्टेशन जो कि मुंबई में है, उसका नाम चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन किया गया है। दोस्तों, बात आई है हरियाणा की, तो हरियाणा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने हॉट एयर बैलून परियोजना का अभी हाल ही में उद्घाटन किया था। हरियाणा राज्य में हुक्का बार पर बैन लगा दिया गया है। हरियाणा की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर हरियाणा में बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार प्रदान किया है 2023 में। दोस्तों, अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वर्तमान में हरियाणा के गवर्नर कौन है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमन लिस्ट में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 4। तो दोस्तों, अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा दुनिया की 100 सबसे पावरफुल महिलाओं की लिस्ट जारी की गई है। तो इस लिस्ट में 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है निर्मला सीतारमण का, तो उनकी रैंक बताई गई है इसमें 32वीं रैंक।
तो दोस्तों निर्मला सीतारमण लगातार 5वीं बार वो इस लिस्ट में शामिल हुई हैं। उनके अलावा HCL कॉरपोरेशन की CEO रोशनी नादर मल्होत्रा की जो रैंक है वो 60वीं रैंक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की चेयरपर्सन है सौमा मंडल, उनकी 70वीं रैंक है। और बायोकॉन की फाउंडर किरण मजूमदार की रैंक है 76। तो ये 4 महिलाएं शामिल की गई हैं फोर्ब्स की 100 सबसे पावरफुल महिलाओं की लिस्ट में। दोस्तों दुनिया की टॉप पावरफुल महिलाओं की अगर हम बात करें तो उसमें पहला नाम है उर्सुला वॉन डेर लेयन का, जो कि जर्मनी की हैं। दूसरा नाम है बॉस क्रिस्टीन लेगार्ड का, जो कि फ्रांस की हैं। तीसरा नाम है कमला हैरिस का, जो कि अमेरिका की हैं। चौथा नाम है जियोर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं। पांचवा नाम है टेलर स्विफ्ट का, जो कि अमेरिका की हैं। छठा नाम है करेन लिंच का, ये भी अमेरिका की ही हैं। सातवां नाम है जेन फ्रेजर का, ये भी अमेरिका की है। आठवां नाम है अबीगैल जॉनसन का। नौवां नाम है मैरी वर्रा का। और 10वां नाम है मेलिंडा फ्रेंच गेट्स का। तो ये हैं दुनिया की टॉप 10 पावरफुल महिलाएं। 2023 के कुछ प्रमुख सूचकांक जरूर आप नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का 67वां स्थान है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में 126वां स्थान है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में 7वां स्थान है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में 64वां स्थान है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 111वां स्थान है। दुनिया के सबसे अमीर शहरों की लिस्ट में मुंबई 21वें और दिल्ली 36वें स्थान पर है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत का 3रा स्थान है। सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का 77वां स्थान है। अगला प्रश्न है भारत सरकार के किस मंत्रालय ने ग्राम मंच एप्लीकेशन लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय ने। तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ग्राम मंच नामक एक एप्लीकेशन अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत के द्वारा स्थानिक योजना को प्रोत्साहित करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मंच को लॉन्च किया है। इसके अलावा इस मंत्रालय के द्वारा एम एक्शन सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया गया है, जो कि मोबाइल पर आधारित सॉफ्टवेयर है। 2023 के ऐप और पोर्टल भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के द्वारा कंज्यूमर ऐप को लॉन्च किया गया है। आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल राजस्थान में लॉन्च किया गया है। साथ ही पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। AIS ऐप आयकर विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। कॉल बिफोर यू डेग PM मोदी ने लॉन्च किया था। आब प्रहरी ऐप IIT दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रहरी ऐप BSF और गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया था। जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा स्केल ऐप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा दिनेश त्रिपाठी। तो दोस्तों दिनेश त्रिपाठी अब भारतीय नौसेना के उप प्रमुख यानी उपाध्यक्ष बने हैं। तो उनकी अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है और वो 4 जनवरी को पद ग्रहण करेंगे। नौसेना में कुछ और महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, जैसे पश्चिमी नौसेना कमांडर का जो जिम्मा है वो वाइस एडमिरल SJ सिंह को दिया गया है। इसके अलावा वाइस एडमिरल किरण देशमुख को भारतीय नौसेना के अगले सामग्री प्रमुख यानी चीफ ऑफ मटेरियल नियुक्त किया गया है। तो ये कुछ हाल ही में नौसेना में नियुक्तियां हुई हैं, इन्हें आप नोट कर लें। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपॉइंटमेंट की बात आई है तो कुछ हाल ही में किए गए अपॉइंटमेंट डिस्कस करते हैं। जैसे अनीस शाह फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। शकुंतला भाया को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन में सदस्य बनाया गया है। डेविड कैमरून जो हैं वो ब्रिटेन के विदेश मंत्री बने हैं। और एंड्री राजोएलिना ये मेडागास्कर के राष्ट्रपति बने हैं। हीरालाल सामरिया मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। रोहित ऋषि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक बने हैं। इसके अलावा मोहम्मद शमी को प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया था कुछ समय पहले। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार के द्वारा CM फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा CM फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य है युवा नागरिकों को शहरी विकास योजना और निगरानी कार्यों में योगदान करने में सक्षम बनाना, यानी युवाओं को सक्षम बनाने के लिए ये CM फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं।
तो दोस्तों अभी कुछ समय पहले कंज्यूमर ऐप लॉन्च किया गया है बिजली उपभोक्ताओं के लिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की गई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेफ सिटी परियोजना शुरू की है। हाल ही में मथुरा में ब्रज रज उत्सव मनाया गया था, जिसमें पीएम मोदी जी भी शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स रोवर को संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? आंसर हो जाएगा अक्षता कृष्णमूर्ति। तो दोस्तों नासा में काम करने वाली भारत की अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। बात करें अगर हम नासा की, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका गठन 29 जुलाई 1958 को किया गया था। मुख्यालय इसका वाशिंगटन अमेरिका में है और इसके वर्तमान में प्रशासक हैं विल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT16SA का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा जापान। तो दोस्तों जापान ने अभी हाल ही में बहुत ही बड़ा और बहुत ही उन्नत एक परमाणु रिएक्टर बनाया है। और दोस्तों ये एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर है जहां पर बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी पैदा की जाएगी। तो इस रिएक्टर को यूरोपीय यूनियन और जापान ने मिलकर बनाया है। यह रिएक्टर एक एक्सपेरिमेंट है ताकि भविष्य में इंसानों की ऊर्जा संबंधी सभी जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके अंदर तेजी से प्लाज्मा को घुमाया जाता है और इस प्लाज्मा का जो तापमान है वो 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ पर बात आई है दोस्तों परमाणु रिएक्टर की। तो परमाणु रिएक्टर में एक नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। तो ये नाभिकीय संलयन या फ्यूजन क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो जब 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्वेश्चन है, रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो रणवीर सिंह को सम्मानित किया गया है। तो सऊदी अरब के जेद्दा शहर में आयोजित किया गया है रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो उसमें रणवीर सिंह को सम्मानित किया गया है। दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इसका आयोजन 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक किया जाएगा। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। किस देश के राष्ट्रपति विलियम सोमाई रूटो पहली भारत यात्रा पर आए हैं? केन्या। तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी। दिनेश फडणवीस का निधन हो गया है, वह कौन थे? अभिनेता। भारत में COP28 में किसके इस्तेमाल रोकने पर सहमति नहीं जताई है? कोयला। इंडियन नेवी को कौन सा सर्वेक्षण पोत प्राप्त हुआ है? INS संध्याक। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023 कौन बना है? रिच। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर कौन है? दिल्ली। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कहाँ शुरू हुआ है? कोलकाता में। एशियाई पैरालंपिक समिति पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का खिताब किसने प्राप्त किया है? शीतल देवी ने। IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद डिस्कस करेंगे। तो अनुच्छेद 252 में 2 या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति को बताया गया है। 254 में संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों की असंगति बताई गई है। अनुच्छेद 256 में राज्यों और संघ की बाध्यता बताई गई है। 257 में कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण बताया गया है। 262 में अंतरराज्यिक नदियों के जल संबंधी विवादों का निर्णय किया गया है। और अनुच्छेद 263 में अंतरराज्यीय विकास परिषद के गठन का उल्लेख किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं भारतीय संविधान से रिलेटेड। कल के करंट अफेयर्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो उसका गठन 2014 में हुआ था। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 2014 बताया हुआ है। तो इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।